आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। रुख करते हैं खबर उत्तराखंड की तरफ। देहरादून पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज प्रदेश भर में बनाए गए 413 परीक्षा केंद्रों के आसपास रहेगी धारा 144। पुलिस आरक्षी, पीएसी, आईआरबी, अग्निशमन की परीक्षा। बता दें कि प्रदेश भर में 413 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू रहेगी। पुलिस आरक्षी, पीएसी, आईआरबी, अग्निशामक की परीक्षा। देहरादून में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज प्रदेश भर में बनाए गए हैं 413 केंद्र। परीक्षा केंद्रों के आसपास रहेगी धारा 144। आपको बता दें कि पुलिस आरक्षी, पीएसी, आईआरबी, अग्निशामक की परीक्षा। प्रदेश भर में बनाए गए हैं 413 केंद्र। देहरादून में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज 1.5 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। प्रदेश भर में बनाए गए हैं 413 केंद्र। परीक्षा केंद्रों के आसपास रहेगी धारा 144। बता दें कि पुलिस आरक्षी, पीएसी, आईआरबी, अग्निशामक की होनी है परीक्षा। चार 413 केंद्रों पर होगी ये परीक्षा। प्रदेश भर में बनाए गए हैं 413 केंद्र। देहरादून में पुलिस कांस्टेबल परीक्षा आज प्रदेश भर में बनाए गए हैं 413 केंद्र। परीक्षा केंद्रों के आसपास रहेगी धारा 144। देहरादून में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज प्रदेश भर में बनाए गए हैं 413 केंद्र। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा। राजेश जी, जो ये परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं 413, उसके आसपास धारा 144 लागू की गई है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, सुरक्षा के इंतजाम जो है वो पूरे कर लिए गए हैं और इसके साथ जो है भर्ती परीक्षा जो है वो इस समय चल रही है, क्योंकि लगभग जो है ये 1 से 1.25 बजे तक जो है इसका कार्यक्रम था, क्योंकि सुबह 9:30 बजे से ये परीक्षा जो है वो आरंभ की गई और इसमें जो है पुलिस कांस्टेबलों की ये भर्ती है और जिसमें प्रदेश भर के कहा जाए तो 413 केंद्र जो है वो बनाए गए हैं और परीक्षा केंद्रों के आसपास जो है धारा 144 जो है वो लागू की गई है और किसी भी तरह की अगर कोई जो है चीटिंग अगर वहां पर होती है परीक्षा के दौरान तो उसके लिए भी तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। कोई भी जो इस बार जो है परीक्षा खासतौर से कहा जाए कि बड़े सिस्टमेटिकली ढंग से और कड़ी सुरक्षा के बीच में जो है वो की जा रही है। और परीक्षा की बात करें तो पुलिस में जो है पीएससी और आईआरबी के जवान जो है और साथ साथ जो है अग्निशमक जो जवानों की जो परीक्षा है वो परीक्षा जो है वो सुबह 11 बजे से चल रही है। फिलहाल जो है परीक्षा लगातार चल रही है और लगभग 413 केंद्र जैसे मैंने आपको बताया कि वो पूरे जो है प्रदेश भर में वो बनाए गए हैं। जी राजेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबर देहरादून से है। बता दें, उत्तराखंड में बीजेपी घर घर जाकर पार्टी का विस्तार करेगी। जनता से सीधे संवाद के लिए घर घर जाएगी बीजेपी। जनता से सीधे संवाद के लिए घर घर जाएगी बीजेपी। बीजेपी की तरह कांग्रेस भी लोगों के घर घर जाएगी।
बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने साधा निशाना। देहरादून में उत्तराखंड में बीजेपी घर घर जाकर बात करेगी। जनता से सीधे संवाद के लिए घर घर जाएगी बीजेपी। बीजेपी की तरह ही कांग्रेस भी लोगों के घर घर जाएगी। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने साधा निशाना। देहरादून में उत्तराखंड में बीजेपी घर घर जाएगी। जनता से सीधे संवाद के लिए घर घर जाएगी बीजेपी। बीजेपी की तरह कांग्रेस भी लोगों के घर घर जाकर करेगी संवाद। उत्तराखंड में बीजेपी घर घर जाकर पार्टी का करेगी विस्तार। जनता से सीधे संवाद के लिए घर घर जाएगी बीजेपी। बीजेपी की तरह ही कांग्रेस के भी लोग घर घर जाकर करेंगे संवाद। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने साधा निशाना। उत्तराखंड में बीजेपी का घर घर जाकर पार्टी करेगी विस्तार। बीजेपी की तरह ही कांग्रेस भी लोगों के घर घर जाकर करेगी संवाद। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने साधा निशाना। उत्तराखंड में बीजेपी घर घर जा रहा। खबर देहरादून से है, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बड़ी बात कह दी। मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर लड़ने को तैयार हूं, हरीश रावत ने कहा। हरीश रावत का बड़ा बयान, मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर लड़ने के लिए हैं तैयार। पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बड़ी बात कही। बता दें कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर लड़ने के लिए तैयार है हरीश रावत। पूर्व सीएम हरीश रावत ने दिया बयान। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कही बड़ी बात। हरीश रावत ने कहा, मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर लड़ने के लिए हैं तैयार। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बड़ी बात कही। हरीश रावत का बयान आया सामने। खबर देवप्रयाग से है, जहां जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों से कबाड़ के नाम पर सरकारी संपत्ति पर हाथ साफ करने वाला गिरोह राजस्व पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पूरा मामला देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक का है। वहीं ग्राम प्रधान द्वारा एसडीएम कीर्तिनगर को सूचना दी गई है। उनके इलाके में काफी लंबे समय से कुछ लोग सक्रिय हैं जो कबाड़ के नाम पर सरकारी पाइपों को चोरी कर ले जा रहे हैं। सूचना के बाद कार्रवाई करते हुए एसडीएम कीर्तिनगर द्वारा राजस्व उप निरीक्षकों को चेकिंग के लिए भेजा गया तो पाया कि जिस ट्रक में कबाड़ परिवहन होकर लाया जा रहा था उसमें कबाड़ के नीचे सरकारी पेयजल पाइपों को छुपाया गया था। पूरे मामले को लेकर राजस्व उप निरीक्षक चिलेड़ी द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जो हमारे घणजी है वहाँ से आया था, ग्राम प्रधान की ओर से भी और कुछ लोगों द्वारा अवगत कराया गया था कि कुछ कबाड़ की आड़ में कुछ लोग कबाड़ दिखाते हुए कई बार जो हमारी सरकारी संपत्ति है, जैसे कि आपका पेयजल लाइनें बिछी हुई हैं, उनको भी काट करके उसको कबाड़ की आड़ में बेच देते हैं और वो पकड़ में नहीं आते हैं क्योंकि वो सामान उनका नहीं पकड़ में आता है। तो कल जब ये सूचना प्राप्त हुई जैसे ही, तो उनके द्वारा बताया गया कि इस तरह से उनके द्वारा काट करके बेचा जा रहा है। उसको हमारे द्वारा जो ट्रक था उसको ट्रेस करवाया गया। तो ट्रक का जो चेकिंग के दौरान हमने सामान वगैरह का पूरा तलाशी ली थी, उसमें कुछ माल बरामद हुआ था। तो उसको हमने अभी फ़िलहाल तो माननीय न्यायालय सिविल जज वहाँ पर उन्हें प्रस्तुत किया गया है।
लालकुआं दिल्ली से आ रही रानीखेत एक्सप्रेस की चपेट में आकर हाथी का एक बच्चा बुरी तरीके से जख्मी हो गया। कई घंटों तक जख्मी बच्चा अपने परिवार से बिछड़कर पटरी के किनारे घायल अवस्था में तड़पता रहा। वहीं वन विभाग की टीम और संदीप कुमार डीएफओ के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और घायल हाथी के बच्चे को उपचार के लिए ले गई। जहां रेस्क्यू टीम को हाथी के बच्चे का उपचार में काफी दिक्कतें पेश आने लगी, क्योंकि हाथी की मां और उसका परिवार घायल बच्चे को छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे। और रुद्रपुर के बीच का सेक्शन जो है ईस्टर्न रेलवेज का है। बताया जा रहा है कि जो ट्रेन ने हिट किया है। एक छोटा बच्चा है हाथी का, लगभग 2-2.5 साल का होगा। तो साथ में अभी माँ भी जो है, माँ इसको जो है धकेल के एक लगभग जो है 200 मीटर दूर ले गई है और वहाँ पे हम इसको देख पा रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि माँ जो है वो साथ में खड़ी है और जो इसका झुंड है इनका वो भी नियर बाई ही जंगल में है। उनकी आवाज़ें हमें सुनाई दे रही हैं। तो इसमें जो भी अभी हम रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है, वेटनरी टीम जो है वो ऑन द वे है। और खबर पौड़ी से है, जहां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आज प्रदेश भर में उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए लिखित परीक्षा करवाई जा रही है। वहीं प्रदेश भर में 413 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 1,30,000 उम्मीदवार परीक्षा देंगे। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर पौड़ी जिले में भी प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। यहां सुबह से ही छात्र परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने लगे। सर्दियों के मौसम की वजह से आयोग ने परीक्षा का समय 11 बजे से 1 बजे तक तय किया। वहीं वीडियो पीडीओ भर्ती घोटाले के बाद यह पहली परीक्षा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन भी चौकन्ना है। साथ ही युवाओं में भी परीक्षा को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो कि यहाँ पे कानून की व्यवस्था है, जो श्वेता चौबे जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था की हुई यहाँ पे, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि ये व्यवस्था है, अगर हर अधिकारी करे तो बहुत ही अच्छा हो सकता है। और जिस हिसाब से मैंने देखा यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा चल रहा है जो बच्चों का। और मैं बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि मेहनत से पेपर दो और पास हो जाओ, क्योंकि मेहनत ही सबसे पहले है। और तहे दिल से इस विद्यालय में 264 की डिमांड आई थी, लेकिन इस समय पर 250 स्टूडेंट्स आवंटित किए गए हैं। परीक्षा के परीक्षार्थी 250 परीक्षार्थी आवंटित किए गए। इसकी व्यवस्थाएं बहुत पहले से चल रही हैं। हमारे जिला मजिस्ट्रेट साहब ने, एसडीएम साहब ने ऑनलाइन ऑफलाइन लगातार बैठकें की। कई दिनों से, हफ्ते भर से बच्चों की जो बैठक व्यवस्था तैयारियां हमारी लगातार चल रही हैं। आज परीक्षार्थी आ गए हैं। पार्किंग की व्यवस्था कर रखी है, क्लॉक रूम की व्यवस्था कर रखी है, फीमेल फिस्किंग रूम अलग से बना रखा है, मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, अपना आंतरिक फ्लाइंग स्क्वाड तलाशी ले रहा है, पुलिस दल तैनात है और सभी विद्यार्थी शांतिपूर्ण सुरक्षित माहौल में परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों पर अपना प्रवेश कर रहे हैं। उसके लिए वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। मैडम के द्वारा संयुक्त इंस्ट्रक्शन दी गई है कि बिना चेकिंग फिक्सिंग के कोई भी एंट्री नहीं करेगा। लड़कियों की अलग लाइनें, अलग महिला कांस्टेबल लगी हुई है और लड़कों के लिए अलग चेकिंग फिक्सिंग चल रही है। कोई भी अपना एडमिट कार्ड और फोटो पेन के अलावा कोई भी सामान अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हम लोग श्रीनगर से आ रखे हैं और उम्मीदें तो हमें काफ़ी हैं और इसका वेट हम काफ़ी दिनों से कर रहे थे कि कब हमारा एग्ज़ाम हो और कब इसकी परीक्षा जो डेट हमें पता चली गई, उसी हिसाब से इसकी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग एडमिट कार्ड लेके आ रखे हैं और साथ में हम अपनी फ़ोटो और एक पहचान पत्र, जिससे हमें ऐसा हो गया कि उस चीज़ का पता चलेगी कि हमारा आधार कार्ड जिससे वैलिड है। खबर उत्तराखंड में बने रहिए। लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द होंगे हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित परेड ग्राउंड पहुंचकर बैडमिंटन क्लब द्वारा आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश से यूपीसीएल, बीएचईएल, उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड शिक्षा विभाग जैसे विभिन्न सरकारी कार्यालयों से खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। यह अंतर्विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 17 से लेकर 19 तारीख तक चलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार की अंतर्विभागीय प्रतियोगिताओं से सभी विभागों में आपसी तालमेल बनेगा, जिससे प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। आज यहाँ पर अंतर्विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिताएं प्रारंभ हुई है और ये प्रत्येक वर्ष प्रतियोगिता आयोजित होती है। हमारी सभी को शुभकामनाएं और सबसे अपेक्षा भी हमने की है कि अंतर्विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में सभी विभागों के अधिकारीगण, कर्मचारीगण आपस में मिलकर इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, जिससे निश्चित रूप से आपस में
यहाँ पर एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, खेलते हैं, परस्पर एक बॉन्डिंग होती है। उस बॉन्डिंग से निश्चित रूप से हमारे जो कार्य है, कार्य करने की जो पद्धति है, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सहयोग होगा, बहुत बड़ा वो तेज़ी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि परस्पर बॉन्डिंग के आधार पर विभाग भी आगे बढ़ेंगे, कार्य पद्धति भी जो है आगे बढ़ेगी। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में नया फीडबैक सामने आया है। अब इस मामले में एसआईटी चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में एसआईटी सोमवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर देगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 500 पेज की चार्जशीट को दाखिल किया जा रहा है, जिसमें 100 गवाहों के बयान भी लिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच हो चुकी है, जो जांच बाकी है उसके एसआईटी आगे भी जांच करती रहेगी। डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर पी रेणुका देवी की निगरानी में एसआईटी जांच कर रही है। उनका कहना है कि साक्ष्यों को कलेक्ट कर लिया गया है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में कुछ साक्ष्य बाकी हैं जिनकी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि आरोपियों के खिलाफ 302(20), 120(b), 354 के साथ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किया जा रहा है। इस पूरे मामले में विपक्ष के साथ ही कई सामाजिक संगठनों ने पुलिस जांच और सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए थे। हालांकि आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेज दिया गया था। विपक्ष के साथ ही पीड़िता के परिजन भी इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की लगातार मांग कर रहे हैं। आपने मेरे को न्यूज रीडर बना, जो 19 तारीख को एक कंप्लेंट होती है पटवारी पुलिस में कि कुमारी अंकिता भंडारी है जो मिसिंग है। उस संबंध में पटवारी ने अपने एक रजिस्टर कराया। फिर उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट भेजा डीएम को कि इसको रेगुलर पुलिस में ट्रांसफर होना चाहिए। जो उसके बाद वो रेगुलर पुलिस में ट्रांसफर हुआ केस, रेगुलर पुलिस ने मौका मुआयना कराया। फिर वहां का रिसोर्ट का स्टाफ को पूछताछ कराया। पूछताछ में पता चलता है कि वो जो मिसिंग गर्ल है वो 3 लोगों के साथ पहले दिन गई थी, वापस नहीं आई थी। फिर उसके बाद उनसे 3 लोगों को कब्जा में ली गई, उनसे पूछताछ गहन से कराए गए। तो उस पर उन्होंने कबूला कि हमने धक्का दे दिया नहर पे। फिर उसके बाद उसी पे उनको 302 पे हमने रिमांड करा लिया। फिर हमने नहर में खोजबीन शुरू कराए। वहां पे एक डेड बॉडी महिला की मिली, लड़की की। तो उसको उनके परिजनों ने आइडेंटिफाई कराया कि हमारा बेटी है अंकिता भंडारी। फिर उसके बाद हमने पोस्टमार्टम कराए पैनल डॉक्टर से। तो पैनल डॉक्टर से भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया। फिर उसके बाद हमने जो घटना पे मोबाइल फोन सीसीटीवी फुटेजेस है जहां पे भी है अवेलेबल, वो सारा हमने कलेक्ट कराया, उसको एनालाइज कराए गए। फिर जो भी विटनेसेस प्राइमरीली वहां पे थे उनको पूरा 164 भी हमने कराए जो कोर्ट के न्यायालय के सामने। वो सारा करके साक्ष्य पर्याप्त मिल गया। फिर हम 90 डेज के पहले हम चार्जशीट फाइल करने जा रहे हैं। खबर देहरादून से है। सांसद राज्यसभा उत्तराखंड नरेश बंसल ने यूनाइटेड नेशन जैसे सम्मानित मंच से भारत जैसे गणतंत्र और प्रजातांत्रिक देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अमर्यादित टिप्पणी को भारत देश का अपमान बताया है। सांसद राज्यसभा उत्तराखंड नरेश बंसल ने कहा कि पाक के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री पर जो टिप्पणी की है वो बेहद शर्मनाक है। उनको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व भारत की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सांसद बंसल ने कहा कि यह बयान मोदी सरकार द्वारा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ चल रही सख्त कार्रवाई से होने वाला छटपटाहट को दर्शाता है। बंसल ने पाकिस्तान सरकार को इन हरकतों से बाज आने को कहा व आतंक की हिमायत न करने को कहा। सांसद बंसल ने मांग की है कि ऐसी भाषा के लिए पाकिस्तान को तुरंत यूनाइटेड नेशन मंच से माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार बेशर्मी के साथ बिलावल भुट्टो ने जिस प्रकार बेशर्मी के साथ अपना बयान दिया और विश्व के लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तुलना लादेन से की, वो बहुत ही शर्मनाक है। उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। बिलावल भुट्टो को मालूम होना चाहिए कि श्री नरेंद्र मोदी जी आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। उस भारत के प्रधानमंत्री हैं जिसके सामने, जिसकी सेनाओं के सामने पाकिस्तान की 93,000 सेना ने घुटने टेकते हुए
आत्मसमर्पण किया था। बॉलीवुड की आने वाली फिल्म पठान को लेकर एक राजनीतिक बहस छिड़ गई है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भगवा रंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भगवा का सबसे ज्यादा अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भगवा रंग साधु संतों और सन्यासियों का रंग है और वो ही इसे धारण करते हैं, लेकिन भाजपा ने तो भगवा को दुशाला बनाकर सबके गले में डाल दिया। लोग उसी भगवा रंग के कपड़े से अपनी गाड़ी साफ करते हैं और शाम को शराब पीकर हाथ भी साफ कर लेते हैं। करण मेहरा ने आरोप लगाया है कि वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए भाजपा भगवे की बात करती है। उसे महंगाई, भ्रष्टाचार और रोजगारी से कोई लेना देना नहीं है। पहले तो नियुक्तियों के लिए जो समिति बैठी वो नहीं बैठनी चाहिए। किसी भी पीठ के द्वारा दिए गए कार्यों को की जांच जो है कोई पीठ ही कर सकती है, लेकिन पहली बार रिटायर्ड IAS अफसरों से कराया गया। और रावत जी का ये कहना इसलिए सही है क्योंकि जो समिति बैठी थी उसने कहा है कि जिस दिन से नियुक्तियां हुई है उस दिन से भाई भतीजावाद हावी था, भ्रष्टाचार हुआ है और जो आरक्षण का एक तय मानक है उसका पालन नहीं किया गया है। तो गंभीर आरोप है। तो केवल 16 और 21 की भर्तियों पर ही क्यों गाजगिरी है? 16 से पूर्व वाली भर्तियों के लिए बार बार अध्यक्ष कहती है कि हम लीगल राय ले रहे हैं। आखिर कितने महीने लगते हैं? 3 महीने से एक ही बयान आ रहा है कि हम लीगल राय ले रहे हैं। क्या 3 महीनों में लीगल राय नहीं ली गई? तो ये सब चिंता के विषय है। इसमें सत्र भी बुलाया जाना चाहिए और लोगों की राय भी लेनी चाहिए। जिन राजनेताओं ने अपने परिजनों की नौकरियां लगाई हैं बैकडोर से, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जिन अध्यक्षों के कार्यकाल में ये हुआ है उनकी भी जिम्मेदारी फिक्स की जानी चाहिए। केवल कर्मचारियों की नौकरी खाना किसी चीज का समाधान नहीं है। नैतिकता के आधार पर पहले ही कर देना चाहिए, क्योंकि जांच में ये भी पाया गया कि जिन नियुक्तियों के लिए वित्त विभाग ने और वहां के सचिवालय ने मना कर दिया था, उसके बावजूद भी नियुक्तियां की गई और मुख्यमंत्री जी ने भी विचलन से करी और अब उसी का स्वागत भी कर रहे हैं। तो वो भी 2 किस्म की बात कर रहे हैं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।